मैं राजेंद्र जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सांबर पीजी कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। मैं आज आपको बीए पार्ट 1 के इकोनॉमिक्स फर्स्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा। या मूल रूप से मैं अर्थशास्त्र का परिचय देने की कोशिश करूँगा कि अर्थशास्त्र क्या होती है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और यूँ तो अर्थशास्त्र हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है। कौटिल्य के ज़माने से अर्थशास्त्र लिखी जाती है। अर्थशास्त्र पहले एक राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा थी, लोक प्रशासन का हिस्सा थी। अपने स्वतंत्र वजूद में नहीं आया, लेकिन भारत के प्राचीन इतिहास में अर्थशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। ये ग्रंथ किसी भी राज्य सरकार को चलाने के लिए एक बहुत सक्षम ग्रंथ माना जाता है। एक एक अध्याय का अध्ययन करते हैं तब अर्थशास्त्र का बिल्कुल परिचय आपको नज़र उसमें आता है। और साथ के साथ सरकार कैसे चलती है, सरकार के प्रशासनिक तरीके क्या होंगे, उसके साथ इकोनॉमिक्स क्या होगी, वो सारी चीज़ उसमें दी हुई है। ये तो हमारा इतिहास है जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स को फॉर्मल जिसे लिखा गया, ये ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ पर पहले वर्बल होता था सारी बातें, इसका मतलब सारी बोलचाल में ही अध्ययन होता था। अब क्या हुआ, जब से अर्थशास्त्र ने अपना वजूद स्थापित किया, वो सन 1976। उस समय इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। वो मैं आपका नाम आपको बताता हूँ। एडम स्मिथ एक नाम अर्थशास्त्री का था। उन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। ये 1776 में किताब लिखी गई थी। ये अर्थशास्त्र की पहली डॉक्यूमेंटेड बुक मानी जाती है। डॉक्यूमेंटेड बुक मतलब अर्थशास्त्र अपने स्वतंत्र स्वरूप में 1776 में आई थी। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। हिंदी में उसको राष्ट्रों का धन कहते हैं। किताब का नाम बहुत बड़ा है। किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका मतलब अर्थव्यवस्था की, जो एक सरकार की या एक किंगडम की कोई वेल्थ के बारे में अगर हमें कोई चीज़ पढ़नी हो तो वो किताब आपको समझाती है। उसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस। ये 1776 में किताब आई थी। ये पहली बार हुआ है कि अर्थशास्त्र ने अपने स्वतंत्र स्वरूप को इंगित किया। यहाँ पर अगर हिंदी में कहें, इसका मतलब मुख्य जो मुद्दा था वो था राष्ट्रों का धन। यह धन कैसे अर्जित होता है, यह धन कैसे कमाया जाता है, यह धन को राष्ट्र में खर्च कैसे किया जाता है, या अगर खर्च करने में पैसा कम हो तो ऋण कैसे लिया जाता है। ये सारी की सारी किताब में ये वेल्थ ऑफ नेशंस में समझाया गया था। ये 1776 में। और इसमें मुख्य रूप से धन का अर्जन, धन कैसे कमाया जाए, ये इम्पोर्टेंट था। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि धन का अर्जन कैसे हो, धन कैसे कमाया जाए। पहली बार इकोनॉमिक्स इस स्वरूप में आई 1776। बिल्कुल एक नया फॉर्मेट आया। अर्थशास्त्र को सारे विज्ञान से अलग कर दिया, स्टेट क्राफ्ट से अलग कर दिया, पॉलिटिकल साइंस से अलग कर दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया, और ये अपने स्वतंत्र वजूद में आया। क्योंकि अर्थ बड़ा इम्पोर्टेंट है हर जगह। अर्थ है तो कल्याणकारी कार्य भी होंगे, अर्थ है तो कोई सब्सिडी भी दी जा सकती है, अर्थ है तो सब कुछ किया जा सकता है। अर्थ नहीं हो तो बड़ा संकट का विषय हो सकता है किसी भी सरकार के सामने। तो उस एडम स्मिथ पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र का परिचय दिया और अर्थशास्त्र को अपने स्वतंत्र स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में या अपने बिल्कुल अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया। दूसरे प्रमुख अर्थशास्त्री जिसे कहें, या दूसरा जो विचार है, ये पहला विचार जो धन प्रदान था, ध्यान रखें, ये पहला विचार धन प्रदान था। ये इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र को हमेशा हमने धन की दृष्टि से ही देखा, धन प्रदान की दृष्टि से ही देखा। उसके बाद जो दूसरा विचार आया वो था मार्शल का।
मार्शल का, और उन्होंने लिखा था कि अर्थशास्त्र कल्याणकारी, अर्थशास्त्र कल्याणकारी है। इसका मतलब जो भी हम पैसा कमाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, वो सारा सारा जन कल्याण के लिए होगा। यहाँ पर पहली एडवांसमेंट ने तो हमको कहा कि धन प्रदान है, धन का अर्जन कैसे किया जाए, खर्च कैसे किया जाए। यहाँ पर कहा धन अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, धन खर्च करने के लिए प्रमुख मुद्दा ये है कि हम कैसे उसको खर्च करें, और हम हर व्यक्ति के ऊपर पैसा खर्च करने की कोशिश करें ताकि वो बिल्कुल नीचे गरीबी के स्तर से ऊपर आ सके। इसका मतलब जन कल्याण की यहाँ पर बात आती है। और ये अर्थशास्त्र काफ़ी समय तक चला, जन कल्याण की बात आज भी होती, ये नहीं कि आज नहीं होती। आज जहाँ पर बाजार की अर्थव्यवस्था लागू है वहाँ पर भी जन कल्याण की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरा जो दृष्टिकोण है, तीसरा जो दृष्टिकोण है, थर्ड जो दृष्टिकोण है वो है आर्थिक चुनाव। चुनाव में ये चीज़ देखी जाती है कि हम क्या चीज़ करें। इसका मतलब हमारे पास हम क्या बनाएं वो समस्या, क्या वो करें वो भी समस्या, क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। हमें आर्थिक चुनाव करना पड़ेगा। सबसे पहली बात करें हम श्रम, पूंजी और भूमि। यहाँ पर ये श्रम है, ये पूंजी है और ये भूमि है। नेचुरल रिसोर्स लैंड ये ईश्वर ने दिया हुआ है, जिसको एनएल बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स लैंड। ये के है, के का मतलब कैपिटल से है। अर्थशास्त्र में के हमेशा कैपिटल से बताई जाती है। और ये एल, एल का मतलब यहाँ पर लेबर दिया है। तीन उत्पादन के साधन है। अगर हमें कोई वस्तु का उत्पादन करना है तो हम कौन सा वस्तु को ले, श्रम, पूंजी, भूमि, जो तीन है, तीनों को किस कॉम्बिनेशन में लें, श्रम ज़्यादा लें, पूंजी कम लें या भूमि ज़्यादा लें, क्या लें, वो सारी बातें हो सकती हैं यहाँ पर। तो श्रम, पूंजी, भूमि की बात है किस कॉम्बिनेशन में लिया जाए। और उसके बाद हमारे पास पैसा कितना है, मान लो हम खर्च करने जा रहे हैं, हमारे पास इनकम 100 रुपये, हम किस ढंग से खर्च करेंगे, कितना पैसा किसके ऊपर खर्च करेंगे। इसका मतलब ये चुनाव की समस्या क्यों आती है, आर्थिक चुनाव की जो समस्या है ये क्यों आती है। आर्थिक चुनाव की समस्या इसलिए आती है क्योंकि श्रम हमेशा उपलब्ध नहीं रहता, पूंजी की हमेशा कमी रहती है, भूमि ईश्वर की देन है, फिक्स है, उसकी सप्लाई बढ़ नहीं सकती। हमारे पास चॉइस यही बचती है कि हम इनका उपयोग किस ढंग से करें। श्रम कम है तो कैसे उपयोग किया, हम क्या करें, पूंजी ज़्यादा है तो क्या कैसे उपयोग किया जाएगा, भूमि धीमी होती है। विकसित देशों में पूंजी ज़्यादा होती है, हमारे जैसे विकासशील देशों में पूंजी कम होती है, श्रम ज़्यादा होता है, तो हम श्रम आधारित काम ज़्यादा करेंगे। विकसित देशों में पूंजी आधारित काम ज़्यादा होगा। भूमि हमारे को ईश्वर ने फिक्स दी है तो हमें उसका मल्टीपल उपयोग करना है। भूमि के बारे में आपको बता सकता हूँ, किसान हो सकता है एक साल में एक ही फसल लेता हो, किसान उसी भूमि पे एक साल में 2 फसल लेता हो, किसान उसी भूमि पर एक साल में 3 भी फसल लेता हो, एक साथ 2 फसल भी लेता हो, कैश क्रॉप ले या ऐसी क्रॉप ले जिसमें उसको जीवन यापन करना। तो ये आर्थिक चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज की तारीख में मोस्ट रेलिवेंट है कि आर्थिक चुनाव किस ढंग से किया है। तो ये अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, ये अर्थशास्त्र का परिचय था कि हमारा क्या क्या दृष्टिकोण है और किस ढंग से अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड में हमने ये देखा कि अर्थशास्त्र में जब शुरुआत हुई हमारे यहाँ पर टोटली अर्थशास्त्र लिखी थी, वो मोटी मोटी स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताई गई थी। उसके बाद अर्थशास्त्र अपने बिल्कुल स्वतंत्र स्वरूप में आई तो एडम स्मिथ था के बुक के कारण मार्शल ने अर्थशास्त्र का सिद्धांत लिखी, उसमें जन कल्याण की बात उसमें लिखी थी। कल्याणकारी अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। उसके बाद जो अंतिम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो इस समय ज्वलंत है कि आर्थिक चुनाव की समस्या, वो हमारे यहाँ पर आई। हम चुनाव उत्पादन के साधनों का चुनाव किस ढंग से करें या हमारे इनकम है तो उसको खर्च किस ढंग से करें, उस ढंग से। तो ये मोटा मोटा अर्थशास्त्र है जिसको हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र पैसों का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है जिसमें हम कैसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात कर सकते हैं। अर्थशास्त्र क्या है कि जिसमें आर्थिक चुनाव को हम
सफल बना सके कि हम इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर